नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा आपके आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। तो अभी तक आपने देखा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी सीरीज खत्म कर दी, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दिया, जिसमें मैंने आपको 1750 ईसा पूर्व तक की कहानी को बताया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो उसमें UPSSC ने टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक डाला है वो डाला है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति जो है हमारी वो दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, दूसरा पढ़ेंगे हमारा उत्तर वैदिक काल। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई तो उसके बाद जो आर्य थे, जो मध्य एशिया में उसका निवास माना जाता है मैक्स मूलर के अनुसार, तो जो हमारे आर्य थे वो आर्य भारत की ओर आए। तो भारत में कुछ राज्य जैसे कि हरियाणा और पंजाब में बसे, अफगानिस्तान में बसे और पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान में बसे। तो आइए हम देखते हैं, कुछ आर्यों के बारे में जानकारी देखते हैं। उसके बाद इसको पढ़ना कैसे है उसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम दो भागों में विभाजित करके आगे की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको UPSSC के अनुसार वैदिक संस्कृति, तो जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है हमारा वैदिक संस्कृति। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं और उसके लिए मुझे खेद भी है, दुख है। दुख इस बात का है कि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए समय से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता हमारा खत्म होगा हम आपके बीच में 100 या 150 जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे हम आपके बीच में ले आएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे ऑपरेटर महोदय हैं वो थोड़ा सा बीमार हो गए थे और घर चले गए। वो घर से कल ही आए हैं, इसीलिए हमारी 2 दिन में कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई और इस चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच जल्द ही जल्द आपके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपके बीच में लाया जाए। और हम आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं, आज का सेशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, देखिए वैदिक संस्कृति को हम दो पार्टों में तोड़ के पढ़ेंगे। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब भी हम आपको समझाएंगे। उत्तर वैदिक काल का जिस चीज में उत्तर लग जाए उसके बाद में चीजें और लिखी हो तो इसका मतलब है कि उस काल के बाद का समय, जैसे कि ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद का समय। तो आइए हम इसका काल निर्धारण भी देखते हैं और आगे भी पढ़ाई करते हैं। तो वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में विभाजित करेंगे अपनी पढ़ने के सुविधा अनुसार। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इसके पहले हम लोग 1750 ईसा पूर्व तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में पहला पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल, दूसरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, अगर हम बात करें इनके काल निर्धारण की तो ऋग्वैदिक काल जो है हमारा वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर हम अपना उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल, अगर मैं उत्तर वैदिक काल के काल निर्धारण की मैं बात करूं तो इसका जो समय चला वो सर्वाधिक जो मान्य है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा महाजनपद 16, जो कि पूरा भारत जो हमारा था, जो हमारा साम्राज्य भारत था वो हमारा 16 महाजनपदों में बैठा था, जो कि आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है तो इसलिए आपको बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाएगा। इसको हम स्किप करके सीधे हम लोग इसके बाद जाएंगे। इन दोनों टॉपिक को खत्म करने के बाद सीधे हम चलेंगे बौद्ध धर्म पे, जैन धर्म पे। वो आगे का टॉपिक है, उसको भी आगे देख लिया जाएगा। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में जो हमारी रचनाएं हुई, अगर जो वेद की बात करूं, और ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आए, आर्य के बारे में बात करेंगे। और ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई उसकी बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई उसकी बात करेंगे।
उस समय इस समय यहाँ पे कौन सी व्यवस्था रही होगी, व्यवसाय में कृषि रहा होगा या पशुपालन रहा होगा, उसकी बात करेंगे। इसमें भी हम उसी व्यवस्था की बात करेंगे कि यहाँ कृषि व्यवस्था थी या पशुपालन व्यवस्था कैसी रही होगी, या जितने भी प्रकार की बातें होंगी वो आगे हम कंटिन्यू कर देंगे और देख लेंगे। तो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ऋग्वैदिक काल। तो वैदिक संस्कृति में हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, अगर हम इसके काल निर्धारण की बात करें 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में जो साक्ष्य मिलता है ऋग्वैदिक काल के बारे में जो साक्ष्य मिलता है वो दो प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो मानव संस्कृति हमारे पास आई, जो यहाँ पे मानव संस्कृति आई, वो आई कहाँ से, मानव आए कहाँ से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे जो मानव जाति रहने आई वो कहाँ से आई, वो उनको क्या कहा गया, तो आइए हम देख लेते हैं इनका मूल निवास। जो यहाँ पे मानव जाति आई उनका मूल निवास स्थान क्या रहा होगा और उनकी पहचान क्या थी। तो पहला हम टॉपिक डालेंगे ऋग्वैदिक काल में मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान, देखिए ऋग्वैदिक काल में जो हमारे मूल निवासी थे वो हमारे आर्य थे। और आर्य जो थे वो मैक्स मूलर के अनुसार वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आर्य का मतलब होता है उत्तम। आर्य जो कि हमारा एक संस्कृत शब्द है, और आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है उत्तम या उच्च कुलीन वर्ग। उच्च कुलीन वर्ग। तो आइए आर्य के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और देख लेते हैं। तो जो आर्यों का जो मूल निवास माना जाता है, मुख्यतः जो माना जाता है वो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से वो आर्य जो थे यहाँ पे निवास करने आए थे। जब ये निवास करने आए तो अफगानिस्तान क्षेत्र, पाकिस्तान क्षेत्र और भारत के कुछ राज्य जैसे हरियाणा और पंजाब में उन्होंने निवास स्थान किया। उसके बाद इनका निवास स्थान रहा। और जो हमारा सिंधु नदी के जो पंच सहायक नदी हैं उनके पास भी आसपास भी रहा। तो सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदियां हैं उनके बारे में आप भी जानते होंगे, जैसे चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं मूल निवास स्थान पे आगे क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हम पॉइंट डालेंगे मूल निवास स्थान में कि आर्यों का जो मूल निवास था, आर्यों का जो मूल स्थान अर्थात निवास था वो अल्प्स के पूर्वी क्षेत्र में था। आर्यों का मूल स्थान या इसे बोल सकते हैं निवास वो था आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आस पास बताया जाता है। थोड़ा सा हम और देखेंगे मूल निवास स्थान के बारे में। तो जो हमारा पहला पॉइंट हमने लिखा कि जो आर्यों का मूल स्थान अथवा निवास जो था वो आल्प्स पर्वत के पूर्वी, जो कि आल्प्स पर्वत हमारा कहाँ पड़ता है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है। चलिए हम अपना दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तो जो दूसरा है, देखिए मैक्स मूलर जो कि हमारे बहुत बड़े विद्वान भी हैं और एक इतिहासकार भी हैं, जिनको सबसे अधिक सर्वाधिक मान्यता भी प्राप्त है कि जो इनके अनुसार मैक्स मूलर के अनुसार
जो हमारे आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो आइए पॉइंट को लिख दिया जाए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, या इनके द्वारा जो मत दिया गया है वो कहाँ से आए थे। तो आइए देख लेते हैं, इस पॉइंट को लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैक्स मूलर के अनुसार मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। मध्य एशिया माना गया है। ये सब बातें आर्यों को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। उसके बाद हमको जो भी साक्ष्य मिले उस साक्ष्य के आधार पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी आर्यों के बारे में। तो आगे और भी देख ले रहे हैं। क्या मैंने लिखा कि मध्य एशिया माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। इन्हीं के द्वारा जो मैक्स मूलर के अनुसार जो बताया गया कि जो हमारे आर्य थे जो यहाँ पे निवास करने आए सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद, जो आर्य बाहर से भारत में निवास करने आए या अफगानिस्तान या आपको बताया पाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों में जो निवास करने आए तो वो कहाँ से आए, उनके साथ मध्य एशिया से आए। ये मैक्स मूलर के अनुसार माना गया है, जो कि सबसे अधिक सर्वाधिक मानने में रहता है। तो आइए अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वेद हैं, जो वेद हैं, वेदों की कुल संख्या है, वेदों की कुल संख्या जो हमारे हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कहा जाता है वेदों की कुल संख्या की अगर मैं बात करूं तो वेदों की कुल संख्या है 4। पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद। पहला आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो संहिता है हमारी, जो ऋग्वेद लिखा गया है उसी के द्वारा हमें आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी उसके बाद एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसमें जो भी रचना हुई सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद संहिता की रचना हुई, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया कि जो उत्तर वैदिक काल में जितने भी ऋग्वेद को छोड़ के जितनी भी रचनाएं हुए, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सब की रचनाएं आगे चल के उत्तर वैदिक काल में होगी। हम इसको आगे भी पढ़ लेंगे क्योंकि हमें पढ़ना सब कुछ है वैदिक संस्कृति के अंदर। तो फिलहाल अभी जो पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि वेदों की कुल संख्या जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं का वो कितनी है, 4 हैं। जो कि सबसे प्राचीनतम, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि इन चारों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पुटअप कर लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रहना चाहिए। और हमें पता है कि आप लोगों को भी पता होगी इस चीज़ को लेके कि सबसे जो हमारा पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद को ही जाता है, ऋग्वेद को ही कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि आर्यों की जो जानकारी हुई हमारी कहाँ से हुई और कितनी बार आर्यों का उल्लेख किया गया है। तो हम इसी में मेंशन कर दे रहे हैं आपको कि जो हमारा आर्यों की जानकारी हुई कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद जो संहिता है, जो हमारी ऋग्वेद है, उसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है, जो कि हम इस पॉइंट को मेंशन करने जा रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं। वैसे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको सुन के
के भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्या पता वैदिक संस्कृति डाला हुआ है, UP-SSC कौन सा पॉइंट कहाँ से पूछ ले, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको एक भी पॉइंट छुटाया जाए या छोड़ा जाए। तो आइए हम इस चीज़ को भी मेंशन कर लेते हैं। तो आगे लिखते हैं हम लोग कि भारत में आर्यों की जानकारी भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि इस वेद में, ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है, और यहीं से ऋग्वेद से ही आर्य के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो हम यही पॉइंट आपको मेंशन करा रहे हैं। इस वेद में आर्य शब्द 36 बार, कितनी बार? 36 बार इस वेद में आर्य शब्द 36 बार उल्लिखित किया गया है। तो आर्य शब्द कितनी बार उल्लिखित किया गया है? 36 बार। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद संहिता। कहाँ पे? ऋग्वेद से मिलती है। भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारा वो ऋग्वेद संहिता से मिलती है, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में आर्य जो शब्द है वो 36 बार उल्लिखित किया गया है। हम यही पॉइंट आपको लिखाए हैं। तो आइए थोड़ा सा हम और आर्य के बारे में 2 पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो आइए हम 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो उसके बारे में देख लेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी आप बैक करके भी देख सकते हैं। हाँ, अगर हमारा जो राइटिंग है अगर छोटा छोटा लग रहा हो तो आप क्या करते हैं, आप अपना पिक्सल बढ़ा लीजिएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसी में 2 पॉइंट छोटा छोटा और है, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो वणिक था, व्यापार था। लेकिन यहाँ पे जो आर्य लोग जो बाहर से आए, जो मध्य एशिया से आए, उनका व्यवसाय कुछ अलग ही था। जैसे कि इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन या पशुचारण कह सकते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पशुओं को ले जाके उसको चराया करते थे। इसीलिए इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुचारण था। लेकिन जो कृषि व्यवसाय था वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की, जिसे हम बोल सकते हैं गौड़ व्यवसाय था इनका। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, आर्यों का, कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैदिक संस्कृति में, जो ऋग्वैदिक काल में जो हमारे आर्य आए भारत में, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है व्यापार, कृषि या पशुचारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुचारण। तो जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौड़ था। गौड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि नाम मात्र का था। तो इसका जो मुख्य व्यवसाय था
आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुचारण। पशुचारण का मतलब होता है कभी आज यहाँ पशु, जहाँ उनको चारा मिला वहाँ जाके पशु चराए, जब चारा वहाँ पे खत्म हो गया तो कहीं और जाके चराए, इसी को ही कहा जाता है पशुचारण। जब तक चारा है वहाँ पे पशु को रखे, वहाँ पे पशु को चराए, और उसके बाद जब चारा खत्म हो गया तो किसी और स्थान पे जाके पशु को चराए। इसीलिए जो इसमें जो कृषि का स्थान था वो गौड़ था। ये लोग कृषि पे उतना विशेष ध्यान दे नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर चलेंगे तो वैसे वैसे पशुचारण जो होगा वो स्थायी हो जाएगा, और कृषि की जो कृषि का स्थान है वो मुख्य हो जाएगा। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो वैसे वैसे कृषि की जो स्थान है वो बढ़ता जाएगा, और पशुचारण का जो स्थान है वो घटता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम एक स्थान पे रह के कृषि व्यवसाय करना शुरू करते हैं तो क्योंकि कृषि करने के लिए आपको एक जगह रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें कोई भी फसल आपको कम से कम 2 या 3 महीने में देगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप अनुक्रम में चलते रहते हैं, दूसरा फसल बोते हैं, फिर वो 2 या 3-4 महीने में तैयार होगा। तो उसके लिए आपको एक जगह रुकने की ज़रूरत पड़ती है, और उसी के द्वारा जब कृषि के द्वारा उनको चारा की व्यवस्था हो गई, तो जब चारा की व्यवस्था हो गई तो जो इनका पशुचार, जो लोग घूम घूम के पशुओं को चराने का काम करते थे, वो लोग एक जगह स्थायी हो जाएंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये लोग कबीले में बदलेंगे। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार इनका क्या विकास होता है, किस प्रकार से इनका विकास होता है। इनका एक पॉइंट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम बोलेंगे, आर्य समाज। देखिए, हमने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। वो भी एक अंदाजा लगाया गया था, क्योंकि जो हमारी मूर्तियाँ पाई गई थी, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो मूर्तियाँ पाई गई थी वो सबसे अधिक पाई गई थी। इसी के बेस पे, इसी आधार पे जितने भी विद्वान है, इतिहासकार हैं, वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज रहा होगा वो मातृसत्तात्मक रहा होगा। और यहाँ पर आपको एक विशेष अंतर देखने को मिलेगा कि जो हमारा आर्य थे उनका जो समाज था वो पुरुष प्रधान था, या कह सकते हैं पितृसत्तात्मक प्रधान था। तो आइए हम इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख देते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा कह नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या पता पूछ ही सकता है। तो आर्य जो समाज था, आर्य जो समाज था वो पुरुष प्रधान। जो आर्य जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ साक्ष्य के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिली, क्या क्या साक्ष्य थे ऋग्वैदिक काल के बारे में। आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि हाँ ये समय इतने से इतने तक ही चला, या इसका संबंध कैसे हम लोग बनाते हैं, एक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य पे ही बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के लिए कौन कौन से साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करने के लिए आपको 2 साक्ष्य की आवश्यकता है। किसी भी काल को आपको पढ़ने के लिए किसी न किसी साक्ष्य की जरूरत होता है, और ऋग्वैदिक काल को पढ़ने के लिए आपको 2 साक्ष्यों की यहाँ पे जानकारी है। जैसे एक कहते हैं, चलिए पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए आपको
अध्ययन के लिए ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ने के लिए कि मतलब ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था, या ऋग वैदिक काल को हम कैसे नामकरण दिए। इसके लिए आपको साक्ष्य की जरूरत होती है, तो हम देखते हैं इसके लिए कौन कौन से साक्ष्य थे। तो पहला था साहित्यिक साक्ष्य। देखिए किसी के बारे में जानने के लिए या तो आपके पास कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हो या तो कुछ साहित्यिक साक्ष्य हो। तो इसके लिए इस काल को जानने के लिए हमारे पास दोनों साक्ष्य अवेलेबल हैं, दोनों साक्ष्य मौजूद हैं। तो पहला जो है वो है हमारा साहित्यिक साक्ष्य। पहला है हमारा साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक साक्ष्य में हमारे पास ऋग्वैदिक काल में एक रचना हुई थी ऋग्वेद संहिता की। तो जो साहित्यिक साक्ष्य मिलता है हमारा ऋग्वैदिक काल को लेके, वो साक्ष्य हमारा होता है ऋग्वेद संहिता। आइए उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगर हम पहला अगर हम पॉइंट डालें साहित्यिक साक्ष्य को लेके, साहित्यिक साक्ष्य के रूप में कौन सी चीज उपलब्ध है या उपलक्ष्य है, तो हम देख लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या हमारे लिए उपलब्ध है, तो देख लेते हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में हमें ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संहिता है, वो है ऋग्वेद संहिता। कौन सा है? ऋग्वेद। अभी हम लोग ऋग्वेद संहिता के बारे में भी अच्छे से जानकारी लेंगे। जब इस साक्ष्य को खत्म करेंगे तो ऋग्वेद संहिता के बारे में जानेंगे कि कितने सूक्त हैं, इसके उपवेद कौन कौन से हैं, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, और इसके अध्येता को क्या कहा जाता था, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ऋग्वेद संहिता के बारे में जानकारी ले लें कि ऋग्वेद संहिता है क्या। ऋग्वेद जो संहिता है वो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक संहिता है। सबसे पहली बात ये क्या है? ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद एक संहिता है। संहिता मतलब हो गया ग्रंथ। संहिता को आप कह सकते हैं ग्रंथ। ऋग्वेद क्या है? ग्रंथ, जो कि हिंदू धर्म के लिए इसे पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, या कहा जाता है भैया है ही। ऋग्वेद जो है वो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो आइए देख लेते हैं कि ऋग्वेद एक संहिता है। क्या है? संहिता है जिसमें क्या है? जिसमें 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। यह जो ग्रंथ है वो 10 मंडल में बटा हुआ है। यह 10 मंडल में विभाजित है। यह 10 मंडल में विभाजित है। और ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। पहला, अगर हम पहले की मैं बात करूं तो पहला है हमारा साकल। दूसरा है हमारा बालखिल्य। तीसरा है हमारा वास्कर। तो देखिए ऋग्वेद संहिता के बारे में आपको एक हल्की फुल्की जानकारी दे दी गई है। अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे ऋग्वेद के बारे में, फिर यजुर्वेद के बारे में, फिर सामवेद के बारे में, फिर अथर्ववेद के बारे में। इन सबको पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद संहिता जो हमारा साहित्यिक साक्ष्य के रूप में जो उपलब्ध है वो है हमारा ऋग्वेद संहिता। संहिता को आप कह सकते हैं ग्रंथ। ये एक ग्रंथ है
और ऋग्वेद एक संहिता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें 1028 सूक्त हैं। अगर इसमें कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है, तो आपको ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है। यह 10 मंडल में विभाजित है, यह 10 मंडल में विभाजित है। अभी हम आपको आगे चल के ऋग्वेद में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये 10 मंडल में जो हमारा 1 से लेके 10 तक है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, इसी प्रकार जो 10 मंडल हैं तो उसमें कौन से नए हैं, कौन से प्राचीन है। जैसे कि हमारा जो 2 से लेके 7वां मंडल तक है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, और पहला जो मंडल है और 10वां जो मंडल है वो सबसे नया है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो ऋग्वेद में 3 पाठ भी हैं, जिसको हम लोग पहला साकल बोलते हैं, दूसरा बालखिल बोलते हैं और तीसरा वास्कल बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में, तो प्राकृतिक साहित्यिक जो हमारा साक्ष्य था वो हम इसको देख लिए। अब हम दूसरा देख लेते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में देखिए क्या होता है। पुरातात्विक साक्ष्य के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको कहीं स्तंभ लेख मिला हो, कहीं अभिलेख लिखा हो, तो पुरातात्विक साक्ष्य में भी कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं। लेकिन हम देखते हैं अभी आपको कि आपको जो ऋग्वैदिक काल के बारे में जो साक्ष्य मिला है वो कौन सा है और कैसा है। पुरातात्विक साक्ष्य में कौन सा अभिलेख है, स्तंभ लेख है या कौन सा अभिलेख है, तो देख लेते हैं। तो अगर हम पहले बात करें, दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे पास 2 अभिलेख हैं। एक बोगचकाई अभिलेख है, पहला कौन सा है, बोगचकाई, पहला है हमारा बोगाचकाई अभिलेख। दूसरा है हमारा कस्साइट इसके बारे में हम आपको हल्की सी जानकारी देते हैं कि जो बोगाचकाई अभिलेख है इसको मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं, इसे मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। और दूसरा है कस्साइट अभिलेख, यह हमारा पाया गया था 1600 ईसा पूर्व। इसका जो काल निर्धारण बोला जाता है 1600 ईसा पूर्व, कि जो ये अभिलेख रहा होगा वो 1600 ईसा पूर्व लिखा गया रहा होगा। और जो एक कस्साइट अभिलेख है ये हमारा, इसका जो काल निर्धारण किया जाता है वो हमारा किया जाता है 1400 ईसा पूर्व। देखिए, बोगाचकाई अभिलेख में क्या होता है, जैसे हमारा ऋग्वेद जो संहिता है उसमें हमारे 4 जो अगर महत्वपूर्ण जो हमारे 4 इसमें पुरुष देवता हैं, जैसे कि इंद्र हैं, मित्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, तो उसमें उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता में इन 4 देवताओं के बारे में उल्लेख है। और वैसे ही बोगाचकाई अभिलेख में इन 4 देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में इन 4 देवताओं के बारे में उल्लेखित किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में रखते हैं। दूसरा क्या है कि जो ये कस्साइट अभिलेख, जो कि जिसका अनुमान हम लोग लगाते हैं कि 1400 ईसा पूर्व रहा होगा, हम लोग इसमें ये बताया जाता है कि ईरान से, इसके द्वारा जो कस्साइट अभिलेख है इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक सूचना मिलती है कि ईरान से आर्यों की कुछ शाखाएं वो भारत गई थी। सिर्फ एक सूचना मिलती है, इससे मात्र एक सूचना प्राप्त होती है कि ईरान से आर्यों की कुछ शाखाएं जो है कि भारत गई थी। तो हमारा पुरातात्विक साक्ष्य में बोगाचकाई अभिलेख है, जिसे हम लोग मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं, जिसका काल निर्धारण किया गया है 1600 ईसा पूर्व का, मतलब इतने सौ साल पहले का है ये।
ये अभिलेख, और जो कसाइड अभिलेख है वो हमारा इसका जो काल निर्धारण किया गया है वो 1400 ईसा पूर्व का। इसके द्वारा सिर्फ एक ही सूचना प्राप्त होती है कि जो ईरान के कुछ आर्यों की शाखा, ईरान जो है ईरान से हमारी कुछ आर्यों की शाखा जो है कि भारत गई थी। इस अभिलेख से सिर्फ यही एक सूचना प्राप्त होती है। और भोगाज का ही अगर अभिलेख की मैं बात करूं तो भोगाज का ही अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि के बारे में उल्लेख किया गया है। और हमारे ऋग्वेद संहिता में भी इन 4 देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसकी तुलना इस अभिलेख से करके हम इसको पुरातात्विक साक्ष्य की श्रेणी में रखे हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमको आगे और क्या पढ़ना है। अब आपको तो इस बात से पता चल ही गया होगा, जब इसका ऋग्वैदिक जो काल है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद जो संहिता है उसकी जो रचना तिथि है वो भी क्या है 1500 से। तो एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग हमारी तरफ से कि जो है ऋग्वेद की रचना तिथि का जो निर्धारण किया गया है, ये भी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिया गया है इसके रचना तिथि को लेके। कोई बोलता है 3000, कोई बोलता है कुछ, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो है हमारा 1500 से 1000 ईसा। इसका जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो है हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है हमारा वो 10 मंडल में बचा हुआ है। और इसके जो प्रत्येक मंडल है, इसके जो प्रत्येक, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार जो 10 मंडल है, इसके प्रत्येक मंडल के अलग अलग रचयिता है। तो आइए हम देखते हैं किस मंडल के कौन से ऋषि रचयिता थे। देखिए, जैसे कि जो आपका पहला मंडल है उसके बारे में, रचयिता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा से लेके 10वें तक, जिसमें कि हम आपको बता दें कि आपके लिए 10 मंडल के रचयिता इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट है हम आपको बता देंगे, आप उन्हीं के बारे में केवल याद करिएगा। हम आपको 2 से लेके पूरे 10 मंडल के रचयिता के बारे में बता दे रहे हैं, और ये भी बता देंगे कि कौन सा मंडल किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं, इधर लिख देते हैं मंडल, इधर लिख देते हैं मंडल। पहला है इधर मंडल, हम इधर देखेंगे मंडल, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा है तो पूरे 10 मंडल। लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ 9 मंडल के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि पहले मंडल के रचयिता के बारे में जानकारी मिल नहीं पाती। तो हम आपको स्टार्ट करेंगे दूसरे मंडल से। इधर हम लिखेंगे मंडल, इधर हम लिखेंगे रचयिता, इधर हम लिखेंगे रचयिता। एक लाइन खींच देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको दिखते रहे सब कुछ। इधर है मंडल, इधर है रचयिता। अगर मैं पॉइंट की मैं बात करूं तो जो पहला है वो, अगर मैं द्वितीय मंडल की मैं बात करूं, द्वितीय मंडल के जो रचयिता है, इसके जो रचयिता है वो ग्रीष्मद भार्गव जी है। जो हमारे ग्रीष्मद भार्गव ऋषि थे। जो हमारा द्वितीय मंडल है, ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था कि 10 मंडल है। 10 मंडल में जो हमारा द्वितीय मंडल है, द्वितीय मंडल के जो रचयिता है वो है हमारे ग्रीष्मद भार्गव ऋषि जी हैं, ग्रीष्मद भार्गव ऋषि। आइए हम देखते हैं अपना तीसरा मंडल, तृतीय मंडल। इसके जो रचयिता है वो है हमारे विश्वामित्र ऋषि जी, वो है हमारे विश्वामित्र।
इसके इस मंडल के बारे में हम आपको एक जानकारी और जोड़ना चाह रहे हैं। इसी में हम एक जानकारी और जोड़ना चाहते हैं इसी मंडल में, कि जो गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ था, जो आप लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो इस मंत्र का निर्माण हुआ था, जो कि विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया था, वो हमारा तृतीय मंडल में ही हुआ था। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमारा तीसरे मंडल में ही है। तो हम इसको इसी लाइन में अपना लिख ले रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें लिखने की ताकि जरूरत ना पड़े। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमारा तीसरे मंडल में ही है, जो कि जो तीसरा मंडल था वो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया था, रचना की गई थी तीसरे मंडल की। तो इसके जो रचयिता है तीसरे मंडल के वो है हमारा विश्वामित्र। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा चतुर्थ मंडल है, जो चतुर्थ मंडल है उसके रचयिता जो है हमारे वामदेव ऋषि जी हैं। वामदेव ऋषि जी हैं। इस मंडल के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चतुर्थ मंडल है उसके जो रचयिता है वो वामदेव जी हैं, वामदेव ऋषि जी हैं। और जितनी भी कृषि संबंधी क्रियाएं लिखी गई हैं, ऋग वैदिक काल की जितनी भी कृषि संबंधित क्रियाएं लिखी गई हैं वो हमारा चतुर्थ मंडल के ही अंतर्गत लिखा गया है, जिसके रचयिता हमारे वामदेव हैं। तो इसमें एक पॉइंट को और हम लोग ऐड कर देते हैं, कृषि संबंधी क्रिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पंचम मंडल है, पंचम मंडल, देखिए इसके जो रचयिता है वो है हमारे अत्रि ऋषि जी। अत्रि, ये त्र है, अत्रि ऋषि जी द्वारा किया गया था। इस पंचम मंडल के जो रचयिता है वो अत्रि ऋषि जी के द्वारा किया गया था। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी खास नहीं है, तो इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा लाइन हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट देखते हैं अपना छठा मंडल। छठा मंडल इसके जो रचयिता हैं वो है हमारे भारद्वाज ऋषि जी। जो छठा मंडल है उसके जो रचयिता है वो है हमारे भारद्वाज ऋषि जी। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं सातवां मंडल। सातवां जो मंडल है उसके जो रचयिता है वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ ऋषि जी हैं। जो हमारा दशराग युद्ध था, जो हमारा दशराग युद्ध था, जो कि भरत और 10 राजाओं के युद्ध बीच में जो युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है वो हमारा सातवें मंडल में ही किया गया है, और जिसके रचयिता जो है हमारे वशिष्ठ ऋषि जी हैं। और इसी में हम लिख दे रहे हैं, आपको पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं कि 10 राग युद्ध का वर्णन। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, जो कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचना किया गया था, उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। आइए इसी क्रम में हम आगे देख लेते हैं 8वां। इसको थोड़ा सा हटा दें, चलिए नीचे लिख दे रहे हैं। 8वां अगर मैं मंडल की मैं बात करूं
कण्व ऋषि एवं अंगरीष। इस 8वें मंडल के जो रचयिता है वो है हमारे कण्व ऋषि एवं अंगरीष। अगर हम इसी की बात करें 9वां मंडल की, नौवां मंडल की अगर मैं बात करूं तो जो 9वां मंडल है उसके जो रचयिता हैं वो है पौमान अंगीरा ऋषि जी। पौमान अंगीरा ऋषि। इस मंडल में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सोम की स्तुति की गई है वो सोम की स्तुति हमारा 9वां मंडल में किया गया है, जिसके रचयिता जो है वो हमारे हैं पौमान अंगीरा। तो जो सोम की स्तुति। अब हमारा चलता है 10वां, जो कि हमारा आखिरी मंडल है, 10वां मंडल। दसवां मंडल की मैं बात करूं, इसके जो रचयिता हैं क्षुद्र सुक्ति एवं महासुक्ति। जो हमारे ऋषि थे क्षुद्र सुक्ति एवं महासुक्ति, जो ऋषि थे वो हमारे 10वें मंडल का रचना किए थे। और हम आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था था, वो ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट हुआ, जो कि हमारे 10वें मंडल में उल्लेखित है। हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में वर्णित है, जो कि क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति द्वारा रचना किया गया था। तो अगर मैं पूछूं 10वां मंडल का रचना किसके द्वारा किया गया था, तो 10वें मंडल की रचना क्षुद्र सुक्ति एवं महासुक्ति ऋषि द्वारा किया गया था। और इसी मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, और इसी मंडल में आपके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है। आगे हम देखते हैं, ये मंडल हो गया और रचयिता हमारे कंप्लीट हो गया। तो हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में एक लाइन में ऐसे पढ़ते चलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के बाद हमको यजुर्वेद, यजुर के बाद सामवेद, साम के बाद आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद के बाद आपको उपनिषद, उसके बाद आपको बताना है तो आइए आगे देखते हैं। वेदांग बताना है, बहुत कुछ बताना है। तो अभी हम इसीलिए एक लाइन में देखते चलते हैं ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि जैसे ही ऋग्वेद खत्म होगा वैसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल में चले जाएंगे। और जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होगा, उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होने के साथ साथ ये हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो कि आपसे कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैदिक संस्कृति से, तो हमारा जो UP-SSC का जो नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति, मैं आज उसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हमारा होगा सीधे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आइए इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं तो देख लिया जाए। देखिए ऋग्वेद जो है वो हिंद और यूरोपियन की, हिंद पहले जो हमारा एशिया और यूरोप का जो
प्लेट था वो आपस में जुड़ा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो यूरेशिया का, यूरोप और एशिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसे अगर माना जाता है तो हमारे ऋग्वेद संहिता को ही माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी ऋग्वेद संहिता को ही सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। इसके बारे में हम लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। ऋग्वेद हिंद यूरोपियन का सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ। मैंने भी आपको बताया कि जो ऋग्वेद ग्रंथ है, जो ऋग्वेद संहिता है, वो हिंद और यूरोपियन का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो हमारा ऋग्वेद है। एवं सबसे जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। यही पॉइंट मैंने अभी भी बोला और मैंने सोचा कि आपको ये पॉइंट मेंशन करा दिया जाए। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में, हमें नहीं लगता कि ये पॉइंट आपको मेंशन कराना चाहिए। हम आपको ये चीज़ बोल के बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद में, ये आपको कई बार ये पॉइंट को बता भी दिए हैं, ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं, जो पूरे मंडल हैं वो 10 हैं। 10 में जो हमारा 2 से लेके 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीनतम मंडल है। और जो पहला और जो 10वां है, जो पहला और जो सबसे अंतिम 10वां मंडल है वो हमारा सबसे नया और बाद में जोड़ा गया है। इसी के बारे में हम आपको मेंशन कराने वाले थे, याद आ गया तो हमने कहा आपको बता ही देते हैं, क्योंकि ये कई बार आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। हमें नहीं लगता है कि आपको लिखवाने की ज़रूरत है, लेकिन लिखवा ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे आपको जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से 7 मंडल प्राचीनतम मंडल हैं, जबकि प्रथम और दसम सबसे नए मंडल हैं। ऋग्वेद में मैं मंडलों की बात करूं, कितनी बार बताया कि 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से 7 मंडल, 2 से लेके 7 मंडल तक सबसे प्राचीनतम मंडल है, और जबकि प्रथम और दसम जो हमारे हैं वो सबसे नए मंडल हैं। आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट आगे भी देख लेते हैं। देखा, जो हमारे आर्य आए, जो आर्य बाहर से आए, इन्हीं को भारतीय संस्कृति का जो है स्थापक भी कहा जाता है। तो आइए इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं, भारतीय सभ्यता का और संस्कृति का स्थापक भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग इस बात को हम लोग पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृत नहीं है, संस्कृति
संस्कृति का संस्थापक। तो भारतीय माना गया। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, क्वेश्चन के माध्यम से आप कोई भी पूछ ले कि जो भारतीय सभ्यता का और संस्कृत का जो संस्थापक है उसे किसे माना गया है, तो वो आर्यों को जाता है। आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। मैंने अभी बताया कि आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो आर्य शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन वर्ग का। तो आइए इस शब्द को भी लिख लिया जाए, क्योंकि हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा की से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तम या उच्च कुलीन होता है। तो आर्य शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है। आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, और जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तम या उच्च कुलीन होता है। जो आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ उच्च या कुलीन होता है। आइए हम आपको एक सारणी बनवाते हैं जिसमें हम वेद लिखेंगे। वेद के बाद हम लोग लिखेंगे उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उसमें कितनी सूक्तियां हैं, उसके अध्येता को क्या बोला जाता है, और उसके उपवेद को क्या कहा जाता है। तो एक हम सारणी में इसको बना के उसके बाद लिख देते हैं, फिर उसको पढ़ लेते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग वेद की ओर और बढ़ेंगे, जैसे यजुर्वेद पढ़ेंगे, सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, तो उसकी जानकारी हम उसमें देते जाएंगे।